सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आए रोज़ जराइम की बढ़ती हुई जो तादाद है उसकी वजह से शहरी परेशान होना शुरू हो गए हैं और आए रोज़ किसी न किसी के प्यारे की जान ले ली जाती है, ख्वाह वो दुश्मनी की बुनियाद पर हो, वारदात के दौरान हो या कोई और मसला हो। बहुत से हमने ऐसे प्रोग्राम भी किए हैं जिसके अंदर शूटर्स के ज़रिए शहरियों की जान ली गई, अपने मुखालफिन की जान ली गई। हाल ही में शादबाग के इलाके में एक इसी तरह का अंदोनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर ताजिर अपनी गाड़ी पर कामकाज से फारिग होने के बाद घर वापस आ रहे थे और जब वो शादबाग अंडरपास के करीब पहुंचे तो दो मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने अंधाधुंध उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिससे वह मौके पर ही दम तोड़ गए। इब्तदाई तौर पे यही कहा जा रहा था कि ये डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया है, लेकिन पुलिस की जानिब से जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो कत्ल और किसी की इमा पर कत्ल करने की दफ़ात जो है वो लगाई गई हैं, यानी 302 और 109 की दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ये ताजर किस चीज़ का कारोबार करते थे, क्या इनकी किसी से अदावत या दुश्मनी चली आ रही थी या इनके अहले खाना को इस हवाले से कोई चीज़ पहले से इल्म में थी, ये जानने के लिए ना सिर्फ उनके भाई बल्कि मुद्दई मुकदमा भी हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर रिश्तेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से भरे बाज़ार चौकों चौराहों में लोगों की जानें ली जा रही हैं और मुल्ज़िमान तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही और ना कोई तसल्ली बख्श जवाब दे रही है, इसके ऊपर इनका क्या कहना है। मुद्दई मुकदमा और दीगर रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाई, एक तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि आपके भाई को इस तरह से कत्ल कर दिया गया। आपका इसमें क्या नाम? मेरा नाम लियाकत अली है। देखो भाई, आपके भाई किस कारोबार से मुंसलिक थे? हमारा काम था स्टील मिल का ही। वो रोज़मर्रा के हिसाब से वो मार्केट जाते थे, वो सरिये की पेमेंट लेने के लिए, पेमेंट लेके उधर से वो बिल वाले को दे देते थे। रोज़मर्रा का यही काम था। तो जब ये 2-3 बजे गए और रात को 9, साढ़े 9, पौने 10 बजे फारिग हुए हैं तो वापसी आए हैं रिंग रोड की तरफ। तो रिंग तो शादबाग अंडरपास की तरफ आए हैं तो नीचे शूटरों ने फायरिंग कर दी। वो पुलिस वाले वे कह रहे थे कि हम इधर ही आसपास ही थे, 10 मिनट का फासला मिला तो हमने जाकर देखा उनको फायर लगे हुए थे। वापसी हमने इंतज़ार भी नहीं किया, अभी 11 भाई या मौला सका हमने जल्दी जल्दी जान बचाने के लिए इसकी कोशिश की, अपनी गाड़ी में बैठा के लेके थे मैं अफसर गए तो रास्ते में दम तोड़ गया। अरे भाई, बहुत अच्छे आदमी थे, ना हमारा किसी से लेन देन का झगड़ा है, ना कोई कारोबार का झगड़ा है, ना कोई और खलश है। तो हमें आला से यही उम्मीद है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए कोई इसके बाद। वैसे उनकी हाजी इशफाक साहब की रूटीन क्या थी? कितने बजे सुबह वो दफ्तर के लिए जाते थे? और ये हम सब इकट्ठे काम करते थे, 3 भाई और बेटा साहब, सारे आप लोग स्टील के काम करते थे। तो उनकी रूटीन थी कि 2-3 बजे रोज़ाना मार्केट जाना। वो कारोबार ऐसा स्टील का सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो हर रोज़ 7-8 बजे 9 बजे ऐसे वो फारिग हो जाना, वो से आ जाना। उस रोज़ जब वो यानी अपनी मिल बंद करके निकल रहे थे और घर आ रहे थे? नहीं, मिल पे तो वो मैं रहता हूँ तो वो घर से जाते थे, जिधर अपना मकान शुरू किया था जिससे वो काम करवाते थे, तो सीधे मार्केट चले जाते, फैक्ट्री में दूसरे दिन तीसरे दिन चक्कर लगाते थे। ऐसे ही गए थे बस। उस दिन उनकी क्या रूटीन थी? यानी जब वो काम से फ्री हुए तो ये 9 बजे कहाँ जा रहे थे? घर को आ रहे थे। और इस दौरान आपसे कोई रब्ता वगैरह उनका हुआ, कुछ उन्होंने बताया? नहीं, हमारा रब्ता नहीं हुआ। हम सुबह हमारा रब्ता 12 बजे मिले हैं हमसे, वो हम फौतगी भी गए थे, उधर से हम इकट्ठे ही आए हैं उधर से। तो बाद में अब वो अपने काम पे चले गए, हम अपने काम पे चले गए, ऐसा ही हुआ बस। किसी से उनका पहले यानी फौत होने से कत्ल होने से पहले उनका कोई रब्ता वगैरह हुआ किसी से? किसी दोस्त यार को कोई फ़ोन वगैरह किया? हमने ना सुना ना उसने कभी शेयर किया कि हम हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे कि काम की दुख सुख की ऐसी। तो उसने कभी हमारे से ये बात नहीं की। ये दोनों भाई भी साथ थे, होते इनको भी पता होता, कोई ऐसा मसला नहीं आया, ना किसी से लेने देने का, ना किसी से दुखी का। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? ये अभी तो किसी को भी समझ लग रही है। हम भी उसको कोशिश कर रहे हैं, पुलिस वालों से भी वो भी कोशिश कर रहे हैं, वो कहते हैं हम देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही अभी तक। वो हम रोज़ उनसे पूछते हैं कि भाई हमें इंसाफ दिलाओ, हमें इंसाफ दिलाओ, वो कहते हैं ये कोशिश कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पे जब ये वाक़या हुआ तो कहा यही जा रहा था कि ये डकैती है,
लेकिन जो पर्चा दर्ज किया गया वो कत्ल का है। उनके पास उस टाइम कितने पैसे थे, क्या क्या कुछ था, वो सारा कुछ वहाँ भी था? अभी पुलिस वालों ने हमें बताया कि 90,000 रुपया था, तो कुछ चेक के हैं वो नहीं हमें बताया अभी कितनी अमाउंट के हैं। अभी वो उनके पास ही हैं। अभी वो कहते थे अभी आप फारग हो जाए, हम ही थोड़ा लाइसेंस को आपको दे देंगे उसको। और मोबाइल वगैरह वही कुछ नहीं लेके गए मुलजिम? कितनी गोलियां मारी गई, कितनी उनको लगी, गाड़ी पे कितनी लगी? पुलिस वाले तो ये कह रहे हैं कि 7 कॉल हमें मिले वहाँ से, तो 3 इनको लगी, 3 के 4 के करीब कोई। बाकी वो कुछ शीशे के लगी, कोई सोचा उसने वाई फायरिंग की हो। अभी वो पोस्टमार्टम में लिखा हुआ कितनी गोली लगी। वो पुलिस ने बताया कि रोक के मारा या चलती गाड़ी के ऊपर मारी? वो चलती गाड़ी पे उसने बोला कि फायर किया, तो फिर उसने साथ लगा लिया अंडरपास के, तो फिर उसने फायरिंग की। यानी चलती गाड़ी पे फायरिंग करनी शुरू की उसने और फिर गाड़ी अंडरपास से टकरा गई? अंडरपास से कौन टकराई नहीं, वैसे साइड को हो गई ना, रोक गई यानी? रोक गई। और पुलिस ने, आप लोगों को कैसे पता चला कि ये वाकया हुआ? उन्होंने बताया, पुलिस ने बताया, या किस तरह? पुलिस को ऐसे नहीं पता चला, जो इधर भाई ने मिलना था ना वापसी, जो चेक उनके पास से उसने देने थे उसको, किसी बंदे को। तो पुलिस वाले ने जब ये पता चला तो मोबाइल उनके पास आ गया। उसने फ़ोन किया कि भाई हाजी साहब आए नहीं, अभी आपने आना था। तो उन्होंने बोला कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, ये आपका इनसे तल्लक है। मैं कहा भाई मेरे भाई हैं, हम इनसे काम करते हैं। तो उन्होंने कहा इनको फैल लग गया, हम अस्पताल लेके जा रहे हैं, आप उधर ही आ जाएँ। वो इसलिए फिर वो साथ ही रहते हैं। उसने मुझे भी बताया आगे घर में भी वो भाई को फैल लग गया, आप चले मेरे साथ। ऐसे पता चला हमें। और अस्पताल जाते तक उनका डेथ हो गई। उन्होंने कभी अपनी अहलिया को कुछ बताया हो कि कोई लड़ाई दुश्मनी चल रही है या कुछ? कोई नहीं बताया कभी। उनको भी बताना था, जहाँ हम साथ काम करते हैं हमको भी बताते, पर ऐसा मसला ही नहीं है कोई लेन देन का ऐसा तनाज़ा हो। क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि चलती गाड़ी के ऊपर फायरिंग की है, ये या तो कोई शूटर्स इस तरह का काम करते हैं या फिर कोई दुश्मनी हो तो उसको निभाया जाता है। तो आपको कभी कोई ऐसी चीज़ कभी नहीं पता चली? नहीं। क्योंकि अगर डकैती होती तो पुलिस डकैती और उसकी मज़ाहमत की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करती। ये मुकदमा दर्ज ही कत्ल की दफ़ात के तहत किया गया और इसमें 109 में भी बंदे रखे गए, यानी किसी कीमा पे आपके भाई को कत्ल करने की दफ़ात भी लगाई गई है। नहीं मारा तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई लेन देन का कोई मसला है। भैया आप बताइएगा, आप जैसे भाई बता रहे हैं कि आपका उनके साथ हर वक्त का साथ था, आप साथ उनके जाते थे, क्या रूटीन थी भाई की? पूरा दिन वो कैसे काम चलाते थे, अपना करते थे? उनकी रूटीन थी, हम कोई 1-आधा घंटा पहले निकल जाते, हम बाइक पे जाते थे, वो गाड़ी पे जाते थे। मार्केट में तकरीबन 5 बजे आए, हम 3 बजे पहुंच गए थे, 3-3:30 बजे। तो 5 बजे मेरे साथ, 5:30 बजे मेरे साथ गए। मुख्तलिफ गोदामों में हमने पेमेंट इकट्ठी की है। बाद में एक जगह बैठ के एक गोदाम में वहाँ पेमेंट लोगों को की है। और मैं वहाँ से निकला हूँ 8:45 बजे, रात 8:45 बजे। 8:45 बजे उन्होंने हमें कहा आप जाओ, निकलो आप। उनके पास एक ब्रोकर था, दोस्त था उसका, वो बैठ के गपशप लगाने लगे और हमें उन्होंने भेज दिया। फिर हम रास्ते में गोदाम में खड़े हुए, वहाँ को 10-15 मिनट लगे। मैं यहाँ बैनी रोड पे रहता हूँ, मेरी वहाँ रैश है, तो मैं वहाँ 9:45 बजे घर पहुँच गया था। तो वो सुना है कि गोदाम से निकले हैं, वहाँ उनकी गाड़ी दूसरे गोदाम में खड़ी थी, जहाँ बैठे वहाँ नहीं खड़ी थी। तो वो मेरे साथ बाइक पे बैठ के ना वो दूसरे गोदाम पे गया था। तो वो लड़का उसे छोड़ के गया है। और उस दिन सिटी फुटेज में मैंने भी पुलिस वालों के साथ था, वो कैमरा चेक किया। 9:47 पे वहाँ वो गाड़ी उनकी वो गोदाम से लेके निकले। और वहाँ से जो शादबाग का इंटरचेंज है, 5-6 मिनट या 10 मिनट का लाले राशो। तो अकेले निकले थे गाड़ी लेकर? हाँ, वो अकेले ही होते थे। डेली वाइज जो उनकी रूटीन थी ना, वो अकेले ही होते थे। जिस तरह आप बता रहे हैं कि चेक लेते हैं, चेक देते हैं, पेमेंट करनी, तो वो कैश का फ्लो चल रहा होता है या चेक ही चल रहे होते हैं? कभी कभी कैश का फ्लो होता है, लेकिन जो जब कैश का फ्लो होता है तो किसी के सामने नहीं कोशिश करते कि किसी को दे। तो वैसे भी जो गोदाम वाले वो ऐसे तो नहीं होते, उनका कारोबारी आदमी होते हैं, उनका भी कैश का काम तो होता ही है। लेकिन ज़्यादातर रूटीन चेक की होती है, क्योंकि मार्केट में ना चेक ज़्यादा होते हैं और वहीं चेक उनको दे देते हैं।
तो आप समझते हैं कि कारोबार के दरमियान कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके ऊपर कोई इंतहा तक चला जाए कि जान ले ले? ऐसी कोई बात होती तो सबसे पहले तो मुझसे शेयर करते, क्योंकि मैं डेली वाइज अगर 7 दिन होते तो 5 दिन हमारी रूटीन है मार्केट, 2 दिन की छुट्टी है, 5 दिन हम उनके साथ ही होते हैं मार्केट में। यहाँ तो नहीं, जब वो मार्केट में मिलते हैं तो 1-2 घंटे डेली हम साथ ही होते हैं। तो इंसान के चेहरे से इंसान की कुछ आदतों से पता चल जाता है, लेकिन उनमें किसी को भी नोटिस ही नहीं किया, ना उन्होंने बताया। ये जो नोटिस होता है ना, इंसान परेशान है तो शायद कोई ऐसी वैसी बात हो। तो उस दिन भी वो बिल्कुल ठीक थे। सुनने में आया था कि उन्होंने कोई अपनी बेगम से ये तस्करा किया था कि मुझे कोई खदशा है कि कुछ हो ना जाए। ये आज से 2 माह पहले ना एक गोदाम में, ये गरोल घाटी में गोदाम था, तो वहाँ रूटीन से डेली वाइज पेमेंट लेने जाते हैं, गाड़ी बाहर खड़ी कर देते हैं। जब वो गाड़ी से बाहर निकले ना, उन्हें शक पड़ा कि आगे 2 मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल में 2 आदमी, उस दिन उसने चादर वगैरह ली हुई थी, तो उसे शक पड़ा कि शायद उसके पास असला है, तो उसने गाड़ी थोड़ी सी आगे की, फिर बैक ले गया गाड़ी। तो फिर वो मोटरसाइकिल वाला आगे खड़ा हो गया, फिर वो इसने गाड़ी की वो खड़े रहे, लेकिन फिर गाड़ी पीछे लेके आए, वो इधर को चल गया, फिर इस साइड पे चल के वो रिंग रोड पे। ये तब ये वाकया कि 10-15 दिन हम वहाँ से जाके ना पेमेंट लेते रहे, ये भाई वानी जी के, लेकिन फिर रूटीन से जाना शुरू कर दिया। तो कभी पुलिस वगैरह को इस बारे में इतला नहीं दी थी कि नहीं, वो अक्सर में शक की बना पे का शायद थर्ड है या की मसला है, तो ऐसा हुआ था। वो ही शेयर की थी उन्होंने बात की, ये हमें भी पता है। जो उसके बाद फिर मामला बिल्कुल ठीक चलते रहे, कभी दोबारा ऐसा कोई नजर नहीं दोबारा उसने कभी शेयर नहीं किया, ना उन घर वालों को बताया, ना हमें पता है। उस दिन देखें जब ये वाकया हुआ था 2 माह पहले, तो उसने सबसे पहले मुझसे शेयरिंग की थी फ़ौरन उसी दिन मार्केट में कि ऐसे वाकया हुआ है, तो कल से आपने वहाँ से पेमेंट लेनी है, मैं सीधा रिंग रोड से ऊपर से नहीं आ जा करूँगा। मुझे शक है कि शायद कोई मेरे पीछे था। बच्चे, आपका क्या ताल्लुक है उनके साथ? मैं उनका भतीजा हूँ। आप भी काम पे जाते हैं? जी, मैं इनके साथ ही जाता हूँ। कैसा थे आपके चचा का आपके साथ और लोगों के साथ रवैया, बच्चों के साथ? हर हमारे साथ दोस्ताना माहौल था उनका। जो भी कोई बंदा मिले उनसे मजाक करना, हंसना, किसी के साथ उन्होंने बुरे लहजे में बात नहीं करनी, अच्छा तरीका था उनका। कभी ना उनसे किसी से भी बुरा सलूक करते ही नहीं थे, वो प्यार से बात करते। सुना नई गाड़ी भी ले रहे थे, नया घर भी बना रहे थे जी। तो बताते थे इस बारे में, कौन सी गाड़ी ले रहे थे, कहाँ पे घर, तो करीबी घर बना रहे हैं? घर इधर ही है हमारा, और गाड़ी भी हमने ले ली थी जी। तो कभी आप भी काम पे जाते हैं उनके साथ, कभी आपको किसी ने, जैसे लड़के तो बाहर इलाके में फिरते रहते हैं, कभी किसी ने आपको बताया हो कि आपके चचा का किसी से झगड़ा चल रहा है या कोई लड़ाई वगैरह? नहीं, हमें तो किसी ने नहीं बताया कि किसी के साथ झगड़ा हो। आपके छोटे भाई को इस तरह से कत्ल कर दिया गया और आप सारे पूरा ख़ानदान इस बात पे मुत्तफिक है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेन देन का कोई तनाज़ा नहीं था, सिर्फ ये भाई बता रहे हैं कि 2 महीने पहले ऐसे शक गुजरा था। तो अब आप क्या कहते हैं, हुकामे वाला से क्या अपील करते हैं कि कितने बच्चे थे उनके, जो यानी उनके वैसे कितने बच्चे थे? 4 बेटियां और 1 बेटा है। 5 बच्चों को यतीम कर दिया तो गया। हमारे सरबरा खानदान का सरबरा ही वो था, जो करता वो करता था, हमें तो उसने साथ लेके चलता था, तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये नहीं हुआ कि वो मर गया, हम सब लोग ही ऐसे हुए जो सारा खानदान मर गया ऐसे हुआ। तो हमारी ये आला यही अपील है कि हमें फौरी इंसाफ दिलाया जाए, यही दरख्वास्त कर सकते हैं हम। आपको लगता है कि इतने दिन गुजर गए हैं, पुलिस आपको कुछ बता नहीं पाई, तो आपको इंसाफ मिलेगा मुलजिमान? पुलिस वाले यही बता रहे हैं भाई हम बस 80% हम पहुँच गए हैं, 90% पहुँच गए हैं, बस हम 1-2 दिन में आपको बताएंगे, कोशिश कर रहे हैं मुजरिम तक पहुँच चले हैं, हमें यही बता रहे हैं हमें बस। बहुत शुक्रिया। आप मकतूल के अहले खाना की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका बेटा भी हमारे साथ मौजूद है। बेटे इधर आ जाए। लाहौर में होने वाले जो जराइम हैं, जो कत्ल गारत की जा रही है, जैसे इन्होंने भी जिक्र किया कि हो सकता है कि शूटर्स का इस्तेमाल किया गया हो, लोगों को कत्ल किया जा रहा है और बहुत से ऐसे मासूम बच्चे जो हैं वो यतीम हो रहे हैं। शायद इसको ये पता भी ना हो अभी बच्चे को कि इसके वालिद के साथ क्या हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये ज़ख्म जो है, ये तकलीफ जो है ये बढ़ती जाएगी। बाप नया घर बना रहा था, नई गाड़ी खरीदी हुई थी, तमाम चीज़ें जो है वो वालिदैन अपने बच्चों के लिए और अपने अहले खाना के लिए करते हैं। बेटी आपका क्या नाम है? हुसैन। हुसैन। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3 में। स्कूल जाते हैं? जी। करीब है स्कूल? नहीं। दिल करता है स्कूल जाने को या नहीं करता? पापा कैसे थे? अच्छे थे। पापा चीज़ें वगैरह लेके देते? जी।
और गाड़ियाँ पसंद हैं आपको? जी। तो पापा ने जो नई गाड़ी ली थी किसके लिए ली थी? आपके लिए ली थी? आपके कहने पे ली थी या मामा के कहने पे? सबके कहने पे। और नए घर में कब शिफ्ट होना था आप लोगों ने? इसी महीने। तो बेटा आपको पता चला पापा का क्या हुआ? गोली लगी। किसने मारी? आप क्या कहेंगे कि आपके पापा को इस तरह गोली मार दी? आप लाहौर में बढ़ती हुई कत्ल वारत से अंदाज़ा लगाइए कि मासूम बच्चे जहाँ वो यतीम होना शुरू हो गए हैं। अब इसकी खेलने कूदने की उम्र है और बाप का साया जो है वो नागुज़ीर वजूहात या नामालूम वजूहात की वजह से उसके सर से छीन लिया गया है। और जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होगा इसका गम जो है वो गहरा होता जाएगा। और हमारे जो महकमा पुलिस है वो हर केस को एक ही तरह से डील कर रही है। जैसे आप सुन रहे हैं कि इनको भी अभी तक कुछ नहीं बताया गया कि इनके केस के अंदर क्या हुआ है, कौन से मुल्ज़िमान मुलविस हैं, किस CCTV के अंदर मुल्ज़िमान आए हैं। इन बच्चों के बाप का कातिल कब पकड़ा जाएगा, सिर्फ ले तो लाल से काम लिया जाता है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ये फाइलें जो हैं ये मिट्टी में दबती जाती हैं और मुल्ज़िमान जो है वो कभी भी नहीं पकड़े। जब हमारे माशरे में मर्द प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एंटर होता है तो उसको कोई भी मसाइल हों वो अपने घर से शेयर नहीं करता और बहुत कम तादाद है जो दोस्तों वगैरह से या करीबी रिश्तेदारों से शेयर करते हैं। इसकी क्या वजह है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आज हम थोड़ा एक साइको सोशल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं इस चीज़ का कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो रही है और इसके अंदर फैमिली को या आसपास के लोगों को किसी को अंदाज़ा ही नहीं है कि मसला क्या है या प्रॉब्लम क्या है, तो आई थिंक कि हमारे यहाँ, क्योंकि जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि मर्दों को बचपन से ये ट्रेनिंग की जाती है कि कोई भी जो मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको घर से बाहर रखा जाए, उसको घर के अंदर घर वालों के साथ डिस्कस ना किया जाए क्योंकि वो परेशान होंगे और आपको एज अ मर्द, एज समबडी जो कि मैस्कुलिन है, उसको अपने मैटर्स जो हैं वो खुद हैंडल करने आना चाहिए। तो जो एक स्ट्रेंथ को हम लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है कि अगर आप दिमागी तौर पर मजबूत हैं तो आप अपने जो मसाइल हैं, अपनी जो चीज़ें हैं वो आप खुद हैंडल कर सकते हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन है मेरी नज़र के अंदर कि जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि अगर मैं एक्सप्रेस करता हूँ अपने जज्बात या अपनी प्रॉब्लम्स को अगर शेयर करता हूँ किसी के साथ तो इसके अंदर मेरी कोई कमज़ोरी हो जाएगी। तो मर्दों का मुझे लगता है कि हमारे यहाँ स्पेशली इन द सब कॉन्टिनेंट हमें ये जो ट्रेनिंग मिलती है कि मर्द रोता नहीं है, मर्द अपने मसाइल को शेयर नहीं करता, क्योंकि अगर वो शेयर करता है तो वो कमज़ोर है और वो डिपेंडेंट हो रहा है किसी और के ऊपर, और मर्द तो खुद मुख्तार है और वो सब कुछ अपना खुद करना जानता है। तो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे जो मसले हैं स्पेशली मर्द हजरात की, ये जो बाहर आउटसाइड पर्सपेक्टिव से, अगर चाहे वो काम से रिलेटेड हैं, फाइनेंशियल से रिलेटेड हैं, कोई अगर किसी के साथ झगड़ा, कोई आर्गूमेंट, कोई बहस हो रही है, तो वो क्या चीज़ किस चीज़ को लीड कर सकती है वो ना सोचते हुए वो किसी से शेयर नहीं कर रहे होते। आपने मकतूल के भाइयों और दीगर अहले खाना की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि उनको हरगिज़ मालूम नहीं है कि उनकी किसी से दुश्मनी चली आ रही थी या कोई लेन देन का तनाज़ा था। उनका कहना है कि उनके भाई ने कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन जिस तरह से उनको शादबाग अंडरपास के नीचे कत्ल किया गया है, उनके भाई ने बताया कि चलती गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई और 7 से 8 बुलेट्स फायर हुए, जिनमें से 3 से 4 उनको लगे और मौके पर ही वो दम तोड़ गए। इससे मालूम ऐसा होता है कि शायद कोई दुश्मनी हो। हमारे यहाँ एक रवाज है कि मर्द को बचपन से ये कहा जाता है कि आपकी जो भी तकलीफ़ है वो आपने अपने तक रखनी है, फाइनेंशियल, मॉनेटरियल, इमोशनल, जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो आपने अब तक रखनी है, अपने तक रखनी है। किसी को बताएंगे तो वो एक्सप्लॉयटेशन का मैटर हो सकता है या बहुत से दीगर मसाइलों के ऊपर जो है वो हमारी तवज्जो या मरकूज़ कराई जाती है। हमारे नफ्सियात मेरी परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे कि ऐसा क्यों है और क्या ये वजूहात फिर ऐसे वाक़यात को लीड करती हैं। इनकी इसके ऊपर क्या राय है ये जानेंगे। मेरी एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। मेरी सबसे पहले ये बताइएगा कि जब हमारे माशरे में मर्द प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एंटर होता है तो उसको कोई भी मसाइल हों वो अपने घर से शेयर नहीं करता और बहुत कम तादाद है जो दोस्तों वगैरह से या करीबी रिश्तेदारों से शेयर करते हैं। इसकी क्या वजह है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आज हम थोड़ा एक साइको सोशल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं इस चीज़ का कि
अगर इस तरह की सिचुएशन हो रही है और इसके अंदर फैमिली को या आसपास के लोगों को किसी को अंदाज़ा ही नहीं है कि मसला क्या है या प्रॉब्लम क्या है, तो आई थिंक कि हमारे यहाँ, क्योंकि जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि मर्दों को बचपन से ये ट्रेनिंग की जाती है कि कोई भी जो मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको घर से बाहर रखा जाए, उसको घर के अंदर घर वालों के साथ डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि वो परेशान होंगे और आपको एज अ मर्द, एज समबडी जो कि मैस्कुलिन है, उसको अपने मैटर्स जो हैं वो खुद हैंडल करने आना चाहिए। तो जो एक स्ट्रेंथ को हम लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है कि अगर आप दिमागी तौर पर मजबूत हैं तो आप अपने जो मसाइल हैं, अपनी जो चीज़ें हैं वो आप खुद हैंडल कर सकते हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन है मेरी नज़र के अंदर कि जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि अगर मैं एक्सप्रेस करता हूँ अपने जज्बात या अपनी प्रॉब्लम्स को अगर शेयर करता हूँ किसी के साथ, तो इसके अंदर मेरी कोई कमज़ोरी हो जाएगी। तो मर्दों का मुझे लगता है कि हमारे यहाँ स्पेशली इन द सब कॉन्टिनेंट हमें ये जो ट्रेनिंग मिलती है कि मर्द रोता नहीं है, मर्द अपने मसाइल को शेयर नहीं करता, क्योंकि अगर वो शेयर करता है तो वो कमज़ोर है और वो डिपेंडेंट हो रहा है किसी और के ऊपर, और मर्द तो खुद मुख्तार है और वो सब कुछ अपना खुद करना जानता है। तो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे जो मसले हैं स्पेशली मर्द हजरात की, ये जो बाहर आउटसाइड पर्सपेक्टिव से, अगर चाहे वो काम से रिलेटेड हैं, फाइनेंशियल से रिलेटेड हैं, कोई अगर किसी के साथ झगड़ा, कोई आर्गुमेंट, कोई बहस हो रही है, तो वो क्या चीज़ किस चीज़ को लीड कर सकती है, वो ना सोचते हुए वो किसी से शेयर नहीं कर रहे होते। ये चीज़ एक इंसान के लिए कितनी नुकसानदेह है कि अगर उसके साथ ज़िंदगी में कोई मसाइल चल रहे हैं और वो किसी भी अपने से इसका जिक्र नहीं करता। जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं 1-on-1 काउंसलिंग के लिए, मजॉरिटी अगर सिर्फ मेल क्लाइंट्स की बात करूं तो नंबर 1 रीज़न ऑफ देम कमिंग टू अस इज़ कि हम किसी से बात नहीं कर सकते। तो आप ये देखें कि ऑल्दो हमारा ये काम है कि हमने किसी को सुनना है, लेकिन आप किसी को पैसे देकर हायर करके उसके पास जा रहे हैं जस्ट बिकॉज क्या आप हमें सुनेंगी, और वो सुनाने के लिए एक आउटसाइडर को इसलिए जो है वो तरजीह दे रहे हैं या प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम घर वालों में से किसी को बताएंगे तो हम बस बता नहीं सकते। हमें अक्सर ये लगता है कि मर्दों के में भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं या उनके इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर प्रॉब्लम्स हैं कि वो अपने जज्बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इट्स अ मिथ, ये एक मिथ है कि आदमी जो है वो एक्सप्रेसिव नहीं है, आदमी जो है कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसको सिर्फ हम वो स्पेस नहीं देते कि वो कम्युनिकेट कर सके किसी के साथ। अगर माँ बाप को देखा जाए तो माँ बाप जो है वो फ़ौरन से परेशान हो जाते हैं। अगर बीवी को या अपने पार्टनर को देखा जाए तो वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्या ही कर लेगा या वो क्या मदद कर सकता है उसकी उस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि अगेन जो आदमी है वो सेल्फ रिलायंट है। तो हमारे पास जब केसेस आते हैं इस तरह के और वो कहते हैं कि जी हमसे एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि आप के अंदर बिल्कुल ये कैपेबिलिटी है कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने आइडेंटिफाई नहीं किया कि आपके एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 लव लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर वर्बल है, जिसके अंदर एक्ट ऑफ सर्विस है कि आपने किसी को कुछ कहकर किसी के लिए कोई, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपका पार्टनर या आपका बच्चा बच्ची जो भी है वो घर आया और आप उसको प्यास लगी होगी तो मे बी जस्ट ऑफर वाटर, दैट्स एन एक्ट ऑफ सर्विस। आप कोई गिफ्ट्स देते हैं, कोई प्रेजेंट्स देते हैं, कोई फिजिकल वे ऑफ जैसे टैप ऑन द बैक है, इस तरह करके आप कोई चीज़ अगर करते हैं तो ये डिफरेंट लव लैंग्वेजेस हैं। अब अगर हम आइडेंटिफाई करें तो आदमी जो है वो नॉर्मली हमारे कल्चर के अंदर वर्बली एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन वो प्रोवाइड कर रहा है, वो एक्ट्स ऑफ सर्विस कर रहा है, वो प्रोविज़न जो है वो उसकी इन द फॉर्म ऑफ गोइंग आउट एंड वर्किंग, और पूरा दिन जो उसने गुजारना है उसके एक कॉमन गोल जो है वो ये है कि मैंने अपने घर के लिए ये सब चीज़ें करनी है। लेकिन जो भी आपने बताया कि मैं अगर ये बात बताऊंगा तो वो अगला मेरे घर वाले जो हैं वो परेशान हो जाएंगे, इसके पीछे क्या थ्योरी है कि क्यों हम ये सोचते हैं कि अगर हम अपना कोई मसला किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो परेशान हो जाएगी? बहुत से लोग ये काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन देते हैं कि मैं अपना मसला किसी और को इसलिए नहीं बताता क्योंकि मैं किसी और को बर्डन नहीं देना चाहता, किसी और को परेशान नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ क्योंकि देखें ये जो इस किस्म के जो मसाइल हैं जो क्रिमिनल लेवल के ऊपर चली जाती हैं चीज़ें, हमें पता है कि कोई कितना ही हमारी हेल्प आउट कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई कुछ सुन सकता है, क्योंकि लीगल मैटर्स इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि नॉर्मली कोई भी जो है वो आपको निगेट ही करेगा या मना करेगा, स्नप डाउन करेगा कि जो भी मसला है उससे बस बिल्कुल आप जो है ना सेपरेशन कर लें और आप उस चीज़ के अंदर ना पड़ें। तो आई थिंक कि ये दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। लास्टली ये बताइएगा, जैसे ये केस हुआ है इसके अंदर पहले यही समझा जा रहा था कि डकैती हुई है, लेकिन वो कत्ल हुआ है, पर्चा भी कत्ल का दर्ज हुआ है और पुलिस तफ्तीश भी ऐसे ही कर रही है कि शायद किसी शूटर ने आके फायरिंग की और उस बंदे को मार के चले गए हैं।
अगर उसको कोई परेशानी थी और उसने घर वालों को शेयर किया होता तो शायद वो मरने से भी बच सकता था, और अगर खुदा न खास्ता ये जो इंसिडेंट हो चुका है ये हो जाता तो पुलिस के पास कम से कम अहले खाना की तरफ से इतनी वाफिर इंफॉर्मेशन होनी थी कि उन मुलजमान तक पहुंच सकते हैं। अब पुलिस को भी तवील काम करना पड़ेगा, एक लंबी जद्दोजहद करनी पड़ेगी जिसके बाद। तो आप क्या समझती हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हो सकता है, कैसे हम अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, और अगर हमारे कोई ऐसे मसाइल हैं तो हम शेयर करें तो क्या बेहतरी आ सकती है? बच्चों को बचपन से, ये सिर्फ ये एडल्टहुड तक आकर हम तब देखते हैं ना कि जब मसले हो जाते हैं, पर्सनालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, तो तब हम फिर मसलों की बात करते हैं और अब इसका सोल्यूशन क्या है। वो हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन जो है वो बेहतर है कि आप एंड पर सोल्यूशन फिर फाइंड आउट कर रहे हो। बचपन से ही अगर हम घरों में अपने एक माहौल इस तरह का रखें कि बच्चे को जैसे ही कोई प्रॉब्लम हो तो वो सबसे पहले आकर अपने गार्डियन, अपने पेरेंट, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करे। अगर हमने घर में ऐसा माहौल बताया हुआ है कि बाहर अगर कोई मसला हुआ है और बच्चे ने आकर अगर बताया है कुछ, तो आप सबसे पहला थप्पड़ बच्चे को ही लगा रहे हैं कि तुमने ये क्यों किया, तो आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं अपने साथ शेयर करने के लिए। तो हमारे घरों के अंदर हमें वो स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके अंदर बच्चा सबसे पहले आपको चूज़ करे। आजकल क्योंकि पेरेंटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो वो सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है कि पेरेंट्स और बच्चों के अंदर ना गैप जो बहुत ज़्यादा आ गया वो मे बी टेक्नोलॉजी की वजह से है। हम वो ट्रेनिंग भी बच्चों को खुद दे रहे हैं। हमने आईपैड, अपने सेलफोन्स जो हैं वो बच्चे को अपनी कन्वीनियंस के लिए दे दिए हैं कि आप ये इस्तेमाल करो अगर आप रो रहे हो, अगर आप क्रैंकी हो, अगर आप इरिटेटेड हो, मेरे तक मत आओ क्योंकि मैं अपना जो काम या अपनी जो मसरूफियात हैं उसके अंदर मेरी इनकन्वीनियंस हो जाएगी। तो हम एज पेरेंट्स, एज गार्डियंस, बच्चों को अपने साथ उस गैप को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट या कम करने के लिए वो स्पेस हमने खुद क्रिएट करनी है ताकि बच्चों की ट्रेनिंग इस तरह की हो कि वो सबसे पहले किसी डिवाइस, किसी ड्रग, किसी आउटसाइडर से पहले वो आप पर रिलाई करें। थैंक यू। 109 की जो वजह है वो एफआईआर के अंदर एक लफ्ज़ लिखा है कि किसी के कहने पर। इसका मतलब कि जो मुद्दई मुकदमा है उसको शोबो होगा किसी उस शख्स का जिसके बारे में वो कंफर्म नहीं है अभी कि हो सकता है कि उस शख्स के कहने पर, इसलिए नाम अब इसने डिस्क्लोज नहीं किया क्योंकि उसके पास कभी कोई सबूत ना हो। अब 109 डिटरमिन करनी है आईओ ने कि ये बनती है कि नहीं बनती। लेकिन दूसरी बात ये आगे जितना आपने कहा कि कोई भी बंदा नामजद नहीं है, लेकिन 2 बंदे जिनके हुलिये दे दिए गए हैं अगर वो कभी पकड़े जाते हैं या उनकी शनाख्त हो जाती है तो फिर हो सकता है वो कोई उजरती कातिल हो। ये कॉन्सेप्ट पुलिस ने रख के बीच में 109 लगा दिया हो ताकि उनके ज़रिए असल कातिल तक पहुंचा जा सके या असल जो बंदा जो मरवाना चाहता था उस तक पहुंचा जा सके। लेकिन एफआईआर की जो ओवरऑल रीडिंग है वहाँ से एफआईआर जो मैं समझता हूँ एक कमज़ोर एफआईआर, कमज़ोर केस है। और ऐसे केसेस में जो आजकल सूरत हाल चल रही है, जिस तरह से हाई कोर्ट में फैसले आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो मुल्ज़िमान को ही होगा। आपने मुद्दइयों की गुफ्तगू सुनी और माहिर नफ्सियात का भी जो व्यू पॉइंट था वो आपने सुना। हमारे साथ माहिर कानून मलिक सुहेल मुर्शिद मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह की एफआईआर है, जिस तरह का मतन है और जो मुद्दई बता रहे हैं, इनको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो क्यों कर ऐसे कत्ल होते हैं, और इनके मुशाहिदे में ये चीज़ जब केस करते हैं तो ये केस लॉ ऑफ एक्शन इसका क्या होता है, किस तरह से ये केस जो है ये चलता है। सुहेल साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इसमें ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसके अंदर 302 और 109 है, लेकिन कोई भी शख्स नामजद नहीं है, फिर 109 क्यों लगाई गई? 109 की जो वजह है वो एफआईआर के अंदर एक लफ्ज़ लिखा है कि किसी के कहने पर। इसका मतलब कि जो मुद्दई मुकदमा है उसको शोबो होगा किसी उस शख्स का जिसके बारे में वो कंफर्म नहीं है अभी कि हो सकता है कि उस शख्स के कहने पर, इसलिए नाम अब इसने डिस्क्लोज नहीं किया क्योंकि उसके पास कभी कोई सबूत ना हो। अब 109 डिटरमिन करनी है आईओ ने कि ये बनती है कि नहीं बनती। लेकिन दूसरी बात ये आगे जिस तरह आपने कहा कि
कोई भी बंदा नामजद नहीं है, लेकिन 2 बंदे जिनके हुलिये दे दिए गए हैं, अगर वो कभी पकड़े जाते हैं या उनकी शनाख्त हो जाती है तो फिर हो सकता है वो कोई उजरती कातिल हो। ये कॉन्सेप्ट पुलिस ने रख के बीच में 109 लगा दिया हो ताकि उनके ज़रिए असल कातिल तक पहुंचा जा सके या असल जो बंदा जो मरवाना चाहता था उस तक पहुंचा जा सके। लेकिन एफआईआर की जो ओवरऑल रीडिंग है, वहाँ से एफआईआर जो मैं समझता हूँ एक कमज़ोर एफआईआर, कमज़ोर केस है। और ऐसे केसेस में जो आजकल सूरत हाल चल रही है, जिस तरह से हाई कोर्ट में फैसले आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो मुल्ज़िमान को ही होगा। सुहेल साहब, आपने बड़ा बारीक पॉइंट उठाया है। 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हमारे यहाँ पे। एक ये वो कहते हैं कि एफआईआर जो है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसके बाद ज़िम्नियों में और बयान तकरीमा वगैरह में आप जो ऐड करवाना चाहे करवा सकते हैं, ये मुद्दई की स्वाबदीद है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि एफआईआर जामे और किसी न किसी लीगल एडवाइज़र की राय के बाद होनी चाहिए ताकि जामे एफआईआर हो, कोई लकूना बीच में ना रहे। एफआईआर कितना किरदार अदा करती है मुल्ज़िमान को सज़ा दिलवाने में? अच्छा, बेसिकली अगर जिस तरह 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि एक कहते हैं कि उन बयानात पर असर ज़्यादा हो जिनकी एविडेंस एफआईआर के बाद हमें मिल जाए, जिसको आप सेकंड स्कूल ऑफ थॉट कह रहे हैं कि 161 के बयान जो है वो प्योरीफाई होके आ जाएं ये। और एफआईआर की वर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है सिर्फ महज एक वो है। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स को लेके चल रहा है, लेकिन ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स आके जहाँ पे कंबाइन होते हैं वहाँ पे एक लफ्ज़ है कि बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलेगा। तो बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज़ इनटू फेवर ऑफ एक्यूज। वो हमेशा से मुल्ज़िमान को मिला है और मुल्ज़िमान को मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो जजमेंट्स मौजूद हैं उसमें मुल्ज़िमान को मिले। मौजूदा जो एफआईआर है, अगर आपने मौजूदा एफआईआर को तरतीब वाइज पढ़ना शुरू करें तो उसमें जो मुद्दई मुकदमा है वो मौका पे मौजूद नहीं है, उसको टेलीफोन के ज़रिए इतला आ रही है। अब वो आके वो सारी बातें हेयर से पुलिस को बता रहा है और उसमें जो असल बात बीच में वो बता रहे थे कि मेरे फ़लाँ भाई जो थे वो पीछे उसके मकतूल इशफाक के पीछे आ रहे थे मोटरसाइकिल पे, वो शनाख्त कर सकते हैं। तो एक लकूना ये भी है कि जो बंदे जिन्होंने मुल्ज़िमान को भागते हुए देखा है या जिन्होंने देखा है कि मुल्ज़िमान मर्डर कर रहे थे, उनमें से मुद्दई क्यों नहीं बने? हालांकि वो भी उनके सगे बहन सगे रिश्तेदार हो गए, भाई हो गए, लीगल हेयर हो गए, तो लीगल वारसान में वो भी तो बन सकते थे। अब एफआईआर की ये जो लाइन है कि जी उन्होंने देखा है, ये 5वीं लाइन में बड़ा क्लियर लिखा है उन्होंने कि अपनी मोटरसाइकिल होंडा 125 पर मोहम्मद इशफाक की कार से पीछे थोड़े फासले पर आ रहे थे। अब यहाँ पे ये बात जनरली अकल तस्लीम नहीं करती कि जो बंदा बिल्कुल 1-2 मिनट के फासले पर था, एक बाइक पे आने वाला 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। थोड़े फासले से मुराद यही है कि चंद मीटर के बाद आप किसी बंदे की सही से शनाख्त नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप फौजदारी के मंजे में वकील हैं, ये बताइएगा, ये एक चलती गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है और बकौल मुद्दई के तकरीबन 7 या उससे ज़ायद गोलियां चली हैं, जिसमें से 3 से ज़ायद गोलियां उसको लगी हैं। मुद्दई कहते हैं कि हमारी किसी से दुश्मनी है, हमारे भाई की किसी से दुश्मनी नहीं होने, आज तक उसके मुंह से कभी नहीं सुना कि उसकी दुश्मनी है। इस तरह का बयान और इस तरह की एफआईआर केस पे कितनी असरअंदाज होती है? अच्छा, ये जो मुद्दई का मौक़िफ़ है और जो मामलात हैं, ये मुद्दई का मौक़िफ़ आपको कहना और एफआईआर के मुताबिक इनमें ही तज़ाद है, क्योंकि एफआईआर में वो खुद कह रहा है कि किसी के कहने पर। तो ये जो लफ्ज़ है ये उसको या तो फिर किसी ने डिक्टेट करवाया या उसके कहने पर उसने ये एफआईआर ड्राफ्ट की है, या फिर ये उसका अपना मौक़िफ़ नहीं है। अगर ये एफआईआर उसका अपना मौक़िफ़ है तो आपके साथ जो इंटरव्यू करके आया है वो फिर उसका अपना मौक़िफ़ नहीं है, यानी यहीं पे कंट्राडिक्शन आ गया। और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा? क्या ऐसे हो सकता है कि कोई रैंडमली डकैती करने के लिए और इतनी गोलियां मारे और इस चीज़ को इंश्योर करके बंदा मार गया? जो आजकल यहाँ पे हो रहा है, बेसिकली हमेशा से जब भी कोई क्राइम होता है तो उसमें आप 2 चीज़ें हमेशा देखा करें कि सोसाइटी में किस तरह के मर्डर्स हो रहे हैं। एक तो ये चीज़ सामने रखनी चाहिए, दूसरी ये चीज़ सामने रखनी चाहिए कि ये मर्डर जो है
ये किसी आपसी दुश्मनी का नतीजा है या कोई दुश्मनी क्रिएट की गई है, बत्ताखोरी है या किराए के जो कि कातल आके मार गए हैं या क्या हुआ है, या इसको कंफर्म मारना था तो इतने फायर शॉट्स किए गए कि अगर डकैती वाला होता तो चलती गाड़ी पे डकैती नहीं होती। बिल्कुल, वो तो रोक के या कोई ना कोई चीज़, उसकी मोबाइल, घड़ी वगैरह, कुछ या लेके भी अगर नहीं उसके गए। पास कोई कैश था तो लेके कैश भी गायब कुछ होता नहीं है। गए। तकरीबन हज़ारों की तादाद में नकदी थी, मोबाइल फ़ोन था और बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट के चेक्स थे, कुछ भी नहीं लेके गए। तो फिर उनके मारने का मकसद सिर्फ मारना ही था, लूटना नहीं था। ऐसे केसेस का वेरी प्रिसाइजली क्या बनता है? ऐसे केसेस का वेरी प्रिसाइजली बनता ये है कि कोई ना कोई दुश्मनी थी, कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि कंसील की जा रही है, फिर ये सारे का सारा जो असल वकूआ है ये FIR उसको बिगाड़ के रख रही है। ये जो और आप इस बात पे जोर दे रहे हैं कि FIR जो है वो तगड़ी होनी चाहिए, कानूनी मुशावरत। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि FIR जो है वो सच पे मबनी होनी चाहिए और उस बंदे को करवानी चाहिए। फर्श हमारे यहाँ पे एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है और जो पुलिस गलत कॉन्सेप्ट दे देती है। मिसाल के तौर पर क्या है जी कि FIR करवाना है, कोई बहन भाई, कोई रिश्तेदार, कोई लीगल वारस लेके आओ जी, और ही मुद्दई FIR करनी है। जो मौका पर मौजूद बंदा है, FIR की वर्डिंग जो 154 की जो वर्डिंग है वो ये है कि कोई बंदा भी इतला दे सकता है किसी भी वकूआ की जो कॉग्निजेबल जो काबिल दस्तअंदाजी पुलिस है, उसकी इतला आप भी दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ। मेरे सामने कोई जुर्म हो गया तो मैं इतला दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं, लोग गवाही देने से डरते हैं, लोग पैरवी करने से डरते हैं, लोगों को डराया धमकाया जाता है, शनाख्त करने से, गवाही, यहाँ पे गवाहों के मारने का रवाज पैदा हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस कहती है कि किसी लीगल वारिस को ही खड़ा किया जाए। पुलिस अपनी बचत कर रही होती है और उधर से जो वकूआ होता है क्राइम सीन का, वो सारा ख़राब होता है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ माहिर कानून मलिक सुहेल मुर्शिद साहब थे और आपने उनका बयान सुना। इब्तदाई तौर पे यही इतलात की कि डकैती पे एक शहरी को कत्ल कर दिया गया, लेकिन मुकदमा जो है वो 302 और 109 का हुआ है और इसके अंदर दफात ये कहती हैं कि बंदे को कत्ल किया गया है किसी के कहने पर, लेकिन नाम बीच में नहीं लिखा गया, जहाँ से ये लगता है कि शायद कोई दुश्मनी चल रही थी लेकिन फैमिली जो है वो छुपा रही है। जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि जब कोई शख्स कत्ल होता है और अहले खाना की जानिब से उसको छुपाया जाए या दबाने की कोशिश की जाए तो उससे तफ्तीशी इदारों के लिए भी एक तो मसाइल पैदा होते हैं और उसका मुल्ज़िमों को भी फ़ायदा होता है, जैसे सुहेल मुर्शिद साहब ने ये कहा। लेकिन कत्ल छुपाए नहीं छुपता और मुल्ज़िम कोई ना कोई ऐसी लीड छोड़ गया होता है जिसके ऊपर पुलिस अगर काम करे तो मुल्ज़िमा तक पहुँचा जा सकता है। और जिस तरह हमने मकतूल के बेटे की गुफ्तगू सुनी, उस बच्चे के ऊपर तो गम के पहाड़ टूट गए और उस पूरे ख़ानदान के ऊपर गम के पहाड़ टूट गए कि बच्चा इंतहाई छोटी उम्र में यतीमी में चला गया और अब एक पहाड़ जैसी ज़िंदगी उसके सामने है जिसको उसने अकेले झेलना है। उम्मीद यही करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द इस केस को ट्रेस करेगी, इसके मुल्ज़िमान को ट्रेस करेगी और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के बाद कैफ़े करदार तक पहुँचाएगी ताकि गरीब फैमिली को इंसाफ मिल सके। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।